Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 टॉपिक एक साथ जो आपके यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप पूरे वीडियो में इन तक बने रहिएगा। पहला टॉपिक्स आपका होगा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, दूसरा टॉपिक्स शिक्षण कौशल और तीसरा टॉपिक आपका होगा बाल मनोविज्ञान का। हर एक टॉपिक से आपके लिए 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। टोटली कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियो को देखेंगे। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर पहला, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में केरल दिया गया है। केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली। या तो नोट डाउन करते चलिएगा या तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कई बार एग्जाम में भारतनाट्यम पूछा गया है जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोलियो का वायरस जो है भोजन जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर की अगर बात करें तो एक नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी तारे या नक्षत्र का रंग जो है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 में आरंभ किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए टाइगर की कम होती संख्या को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? आपको बताना है किस वर्ग में। दिए गए 4 वर्ग आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सोयाबीन, चना, फिर मक्का, इस वर्ग में जो है प्रोटीन की प्रचुरता सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन, उसके बाद आपके चना और मक्का। तो ध्यान रखने वाली बात है, हर बार आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42।
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 49 जो है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट, रेट की तैयारी करवाई जाती है और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट, हर एक नए नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 48 की अगर बात करें तो इसके द्वारा जो है राज्य को पशु नस्ल सुधार कर तथा पशुवध पर रोक लगाकर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये आपका अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 48 के बारे में फुली डिटेल हम आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। भारत की आकस्मिकता निधि राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम पारित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद, ऑप्शन डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बाद। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है। कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा? तो भारत की आकस्मिकता निधि, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद निकाली जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन रखी गई है तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद निकाली जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम इसके द्वारा अनुभव की गई। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। क्वेश्चन आपका कह रहा है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा अनुभव की गई? क्वेश्चन नंबर 8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुभव की गई। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जो गांव स्तर पर गांव पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। तंजावुर तमिलनाडु, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, बीजापुर कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9। गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है 56 फुट ऊंची है, याद रखिएगा। ये पाषाण खंड द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिली बिली है। क्वेश्चन नंबर 10। शीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पन्न एक प्रकार का वृक्ष, एक हवा जो रेगिस्तान में बहती है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात, मालदीव के आसपास पाई जाने वाली एक मछली। बिली बिली है। तो बिली बिली जो है ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाली चक्रवाती तूफान को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इन्हें जो है अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली, अटलांटिक महासागर में हरिकेन और भारत में चक्रवात और चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा शिक्षण कौशल का। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका शिक्षण कौशल का। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपका, पहले आप खुद से आंसर लगाइए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है। तो शिक्षण कौशल का यह पहला क्वेश्चन है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध यानी जो विषय से संबंध नहीं रखता है एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप टीचर बनने वाले हैं, आपका इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ना अभी ना भविष्य में, क्योंकि ये कोई फीस लेने वाली कोचिंग सेंटर नहीं है। जो भी सहायता हो सकेगी फ्री ऑफ कास्ट होगी। तो जो भी हेल्पफुल चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास उपलब्ध होगी है तो हम हर हाल में आपको उसे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कोचिंग में अगर आप जाते हैं तो इसी को फेर बदल करके आपको दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। तो आप ऐसा ना करें, मेहनत अच्छे से करें, कोचिंग की कभी सहारा लें, यूट्यूब पर वीडियो देखें, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है आपकी सुपर टेट। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्न हैं मित्रों जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, तो आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि प्रश्न अत्यंत कठिन हो, कि उत्तर न देने पर दंड दिया जाए, छात्रों को सामूहिक उत्तर देने के लिए कहा जाए, छात्रों के स्तर के हों। उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को क्या चाहिए कि उसे कैसा प्रश्न रखना चाहिए, छात्रों के स्तर के हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, उत्तर निकलवाने हेतु जो है अध्यापक को चाहिए कि छात्रों के स्तर के प्रश्न हो, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अध्यापक को दक्ष होना चाहिए, एक कौशल में, दो कौशलों में, तीन कौशलों में, अनेक कौशलों में।
ये ऐसे क्वेश्चन है मित्रों जो आपके यूपी टेट सी टेट रेट जो भी आपके टीचर संबंधी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अध्यापक को दक्ष होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा। तो अनेक कौशलों में अध्यापक को दक्ष होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक जो एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, इन सभी चीज़ों का संबंध होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का संबंध होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। देखिए बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, आप ध्यान से पढ़िएगा। आंसर बहुत ही आसानी से आप खुद से लगा पाएंगे। बस समझने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे नहीं हैं, आप एक टीचर हैं। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर सी है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन डी है आपका, नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षण को समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। देखिए ऑप्शन नंबर बी अगर पढ़े फिर से, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो समझने के योग्य बनाना दिया गया होता तो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ आपका नहीं पूछा गया था, शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है समझ के लिए, तो ये समझ के लिए नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोवेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक या जन्मदाता फ्रोवेल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं, तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर ए और बी में कन्फ्यूजन, क्योंकि शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, तो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा होगा। इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एक नंबर आपका गलत हो जाता है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। देखिए जब आप शिक्षण विधि बदल देंगे तो उसमें आपका दृश्य सामग्री और जो आप उसमें पाठ रखेंगे वो आप स्वाभाविक है, बदलेंगे तो रुचिकर लगेगा। तो ये सभी चीज़ें आपकी इसी में आ जाएंगी कि शिक्षण विधि बदल दिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बस आपको सटीक आंसर एग्जाम में करना है, चाहे आपका सीटेट हो या सुपर टेट हो, रीट हो। सटीक आंसर आपको ढूंढना है, क्योंकि दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो एक जैसे होंगे। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये शिक्षण कौशल का लास्ट क्वेश्चन है। सीखने के खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवा अवस्था हेतु,
परिपक्वावस्था हेतु। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था हेतु जो है उपयोगी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान का। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बाल मनोविज्ञान का ये पहला क्वेश्चन। क्योंकि इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स एक साथ कवर किए हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, इनमें से सभी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपकी ट्रिक नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि आपको ट्रिक पता चला होगा कि जो भी ऑप्शन आपका बड़ा होता है वही आंसर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ ही स्तरों में ऐसा होता है, लेकिन आप ज़्यादातर ये ध्यान रखिएगा कि आप खुद से पहले पढ़ के समझ के लगाइएगा। ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपका लंबा क्वेश्चन जो आपका दिया गया आंसर होगा तो वही आंसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला बाल मनोविज्ञान का, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो गलत कर जाएंगे, इसलिए पहले समझकर अच्छे से पढ़कर आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, आदि सुधार जो है किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगर आप ट्रिक पर गए होते तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगाते तो बिल्कुल आपका गलत हो जाता, या तो ऑप्शन नंबर डी लगाते इन सभी, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि इन सभी बहुत बार एग्जाम में सही होता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त यानी विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समाकलन द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत यह है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इससे एक सामान्य छात्र और निःशक्त छात्र की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग ले। तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आवाज़ आ रही है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा, अधिगम, अभ्यस्तता। क्वेश्चन नंबर 3, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभिप्रेरणा कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा आंतरिक या बाह्य हो सकती है। कोई नाम ठोस या अमूर्त एक क्रिया के बाद इस इरादे से किया जा सकता है ताकि वह व्यवहार दोबारा ना घटित हो। अतः अभिप्रेरणा वह है जो किसी कार्य को रुचिकर बना देती है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया पावलोव, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। E.L. थॉर्नडाइक के प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है
जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्मस्टन, गेने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने जो है कारक विश्लेषण के द्वारा कई प्रयोगात्मक विश्लेषण किए और इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ये बताया कि बुद्धि दो संरचनाओं का मूल है। यानी बुद्धि में दो प्रकार के कारक होते हैं। बुद्धि की संरचना में एक कारक सामान्य तत्व होता है जिसे जी फैक्टर और दूसरा विशिष्ट यानी एस फैक्टर कहा जाता है। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन ने किया। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त सभी। ये ब्रेल लिपि बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सांकेतिक भाषा का पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो कान से बहरे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए पूछा गया है। जल्दबाजी में गलतियाँ हर किसी से हो सकती हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी में हमने आपको ब्रेल लिपि बताने जा रहा था। लेकिन श्रवण बाधित बच्चे यानी जिसको सुनाई नहीं होता तो उसे सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है पढ़ाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणी ध्वनि पैटर्न में संप्रेषित करने के बजाय दृश्य रूप में सांकेतिक पढ़ना संचारित करती है, जिससे वक्ता के विचारों को धारा प्रवाह के रूप में व्यक्त करने के लिए हाथ में आकार या विन्यास और संचालन, बाहों या शरीर तथा चेहरे के हाव भावों का एक साथ उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस अभिक्षमता को एसटी के नाम से जाना जाता है? अभिक्षमता, सर्वेक्षण परीक्षण, विभेदक अभिक्षमता, व्यावसायिक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 7। तो किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? तो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को एएसटी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मना स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है। रोग, भय, कष्ट, आशंका। तो मना स्नायु विकृत के रोग का लक्षण आशंका है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आशंका मना स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है। मनोविज्ञान में आशंका एक शब्द है जिसे चेतना के एक मॉडल पर लागू किया जाता है, जिसमें किसी भी वस्तु की पुष्टि या इनकार नहीं किया जाता, लेकिन मन केवल इसके बारे में पता है। जजमेंट मन की एक क्रिया है जिसे रूप में सरल आशंका या किसी चीज़ की नंगे गर्भाधान से अलग है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? इसके ऊपर ऑप्शन मिला था। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित, शारीरिक निशक्त, वाचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्रेल लिपि पूछा गया है जो कि दृष्टिबाधित के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हम करके सीखते हैं किसने कहा? योकम, सिप्सन, कोलेसनिक, डॉक्टर मेस। तो हम करके सीखते हैं इसे मनोवैज्ञानिक सिम्पसन ने कहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप
व्यक्ति आगे आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है। सीखना या अधिगम कहलाता है। अतः हम कोई भी कार्य जब करते हैं वह गलत या सही होता है, मगर उसमें हमें सीख मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक बार फिर से कहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।